नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं 24/7। वक्त है न्यूज अपडेट का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर, जहां एक युवक फर्जी आईएएस बनकर मंत्रालय पहुंच गया। खुद को उसने 2019 बैच का अधिकारी बताया। सामान्य प्रशासन विभाग में यह युवक पहुंचा। डिप्टी सेक्रेटरी अजय कटसेरिया से उसने मुलाकात की। पूछताछ करने पर युवक की पोल खुल गई। अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। देखिए, खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक युवक जिसने खुद को आईएएस बताया वो मंत्रालय पहुंच गया, और बाद में जब पता चला कि ये आईएएस जो है वो फर्जी है। तो मंत्रालय में जैसी जानकारी मिली है, मंत्रालय में शुक्रवार को एक फर्जी आईएएस अधिकारी पहुंचा। उसने खुद को 2019 बैच का अधिकारी बताया, और जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से मूल रूप से वो युवक इंदौर का रहने वाला है, और खुद को उसने अपर कलेक्टर बताया 2019 बैच का। और जब पूछताछ हुई, उसकी पूरी पोल खुल गई। ये बात सामने आ गई कि ये जो युवक है वो फर्जी आईएएस है। अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। फिर से आपको बता रहे हैं, देखिए, एक युवक आईएएस बनकर मंत्रालय पहुंच गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में आयोजित जनगणना कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बार की जनगणना भले ही 8वीं है, लेकिन सबसे हटकर है। कोविड के कठिन काल में स्वाभाविक रूप से जनगणना संभव नहीं थी, लेकिन अब हमें और अधिक शुद्धता और पारदर्शिता के साथ यह दायित्व निभाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गणनाओं की शुद्धता और बारीकियों के लिए प्रशिक्षण हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री ने संवेदनाओं पर कहा, किसी का मकान, जमीन या दुकान प्रभावित होती है तो उसके मन का लगाव भी समझना होगा। विकास के साथ संवेदनशीलता अनिवार्य है। सीएम ने होली और महाशिवरात्रि जैसे पर्वों पर प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। वहीं सीएम ने दलहन तिलहन के उत्पादन बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास करने की बात भी कही। छत्तीसगढ़ के सियासी चेहरे इन दिनों चुनाव में व्यस्त हैं। चुनाव दरअसल पश्चिम बंगाल और असम में होना है, लेकिन छत्तीसगढ़ के नेता भी वहां पसीना बहा रहे हैं। ये वही चेहरे हैं जो पिछली बार भी चुनावी राज्यों में लगातार दौरे पर रहे थे। इस बार सवाल यही रहेगा, क्या चुनावी राज्यों में फिर चलेगा छत्तीसगढ़ मॉडल? रिपोर्ट देखिए। असम में डिप्टी सीएम अरुण साव को 9 सीटों की जिम्मेदारी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी 10 सीटों पर चुनावी गणित संभालेंगे। सांसद विजय बघेल भी 10 सीटों पर रणनीति मजबूत करेंगे। पश्चिम बंगाल में संगठन महामंत्री पवन साय को 56 सीटों का जिम्मा। विधायक राजेश मुणत, वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा भी चुनावी मैदान में। असम में 126 तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं। असम और पश्चिम बंगाल में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी ने एक खास रणनीति के तहत दूसरे राज्य के अनुभवी नेताओं को चुनावी रणभूमि में जीत का बिगुल फूंकने भेज दिया है। बीजेपी के कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में जनता को छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों को भी बताएंगे। हालांकि बीजेपी नेताओं के दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जाकर बोलेंगे क्या? एक तो अपने प्रदेश में काम कर नहीं पा रहे हैं, तो वहां पे जाकर सिर्फ झूठ बोलने का काम करेंगे, एक दूसरे लड़ाने का काम करेंगे। मतलब कुल मिलाकर दूसरे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं, वो झूठ बोलने का और एक दूसरे के लड़ाने के सिवाय इनके पास कोई मुद्दा नहीं। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता इससे पहले झारखंड, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक, प्रभारी, सह प्रभारी की जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। पिछले चुनावों में बूथ मैनेजमेंट, कार्यकर्ता प्रशिक्षण और ग्राउंड रिपोर्ट पर खास फोकस किया गया था। इस बार भी इसी गुरु मंत्र के साथ छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता चुनावी रण में उतरने की तैयारी में है। दूसरी ओर कांग्रेस के नेता भी नई रणनीति के साथ चुनावी राज्य पहुंच गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ असम चुनाव का कमान संभाल रहे हैं। इस पर निशाना साधने में बीजेपी भी पीछे नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भूपेश बघेल जी के भी पांव पड़े, और जहां जहां भूपेश बघेल जी के पांव पड़ते हैं वहां वहां कांग्रेस का सफाया हो जाता है। चाहे आप पिछला उत्तर प्रदेश का चुनाव ले लीजिए, पिछले बार असम का चुनाव ले लीजिए, जहां पर भी वो गए हैं वहां पे पूरी गारंटी रहती है कांग्रेस के सफाया होने की।
हम तो चाहेंगे ही कि उनको जिम्मेदारी असम में भी मिले। असम और पश्चिम बंगाल की सियासत में छत्तीसगढ़ फैक्टर चर्चा का केंद्र बन चुका है। अब नतीजे क्या होंगे ये तो जनता तय करेगी, लेकिन इतना तय है कि इस बार चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। रायपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने गृह और जेल विभाग की उपलब्धियों पर प्रेस वार्ता की। डिप्टी सीएम ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य ने ICJS के तहत 5 स्तंभों पुलिस, अभियोजन, फॉरेंसिक, जेल और न्यायालय के एकीकरण में अग्रणी भूमिका निभाई है। दुर्ग और बिलासपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह मॉडल जिले के रूप में उभरे हैं। पुलिस कर्मियों के लिए बीमा सुविधा, अपराध समीक्षा ऐप और ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। इसके अलावा अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई, नक्सल पुनर्वास और जेलों में सुधार कार्यों को भी प्रमुखता दी गई है। अंबिकापुर जेल में कला प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए नए उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। पुनर्वासित हैं वो लोग जेल में जाकर के अपने साथियों से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। जब पुनर्वासी जेल में जाते हैं तो उनके हाथ में केला और मिठाई होता है, फल और मिठाई होता है, कुछ ना कुछ वो दे करके आते हैं उनको और पूछ कर आते हैं कि अगर जंगल से पुनर्वास हो सकता है तो जेल से भी पुनर्वास हो सकता है। विष्णुदेव जी की सरकार इस बात को मानती है और इसलिए अगर आप भी तैयार हो तो बताएं। उसमें से जो भी तैयार होते हैं उनको हम पेरोल पर वापस पुनर्वास केंद्र में ला करके एक दिन रखते हैं और फिर से वापस ले जा करके उनके जमानत हो जाए, इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। ग्वालियर में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे एक 9 साल के मासूम बच्चे ने अपने खून से पत्र लिखकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से न्याय की गुहार लगाई है। केंद्रीय मंत्री ने इस मामले में जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। न्याय न मिलने पर मासूम और उसके पिता ने आत्मदाह की भी चेतावनी दी है। रिपोर्ट देखिए। दरअसल ग्वालियर का रहने वाला 9 साल का मासूम यशवर्धन राठौर 3rd क्लास में पढ़ता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर आगमन की सूचना मिलने पर वह अपने पिता मोनू राठौर के साथ ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचा, जहां उसके द्वारा अपने खून से लिखा न्याय की गुहार वाला पत्र केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपा। सिंधिया ने पत्र को देखा और पिता पुत्र को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। जब सिंधिया एयरपोर्ट से रवाना हो रहे थे तब एक बार फिर पिता पुत्र उनके काफिले के सामने आ गए। सिंधिया ने काफिला रोक उनसे कहा कि वह बच्चे को न्याय जरूर दिलाएंगे। कि मैं चाहता हूँ कि कुल्लू सक्सेना पे कार्रवाई हो, अगर नहीं होगी तो मैं धंधे पे बैठूंगा। कि उसकी दवाई से मेरा साइड इफेक्ट हुआ है तो और मेरी आंखों बाल खराब हुए हैं। आपको बता दें कि पिता मोनू राठौर का आरोप है कि उसके बेटे यशवर्धन के सर पर उम्र के हिसाब से बाल कम थे। बालों की कम ग्रोथ को देखते हुए वह शिंदे की छावनी स्थित डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कुलदीप सक्सेना के क्लिनिक पर पहुंचे, जहां साल 2020 से 2024 तक उसका इलाज किया गया। इस दौरान आराम न मिलते हुए मासूम यशवर्धन के बाल पूरी तरह गायब हो गए, आंखों की रोशनी कम हो गई, दांत टेढ़े होने लगे। इसके बाद उसे दिल्ली एम्स रिफर किया गया, जहां डॉक्टर्स ने हायर लेवल की जांच के बाद बच्चे की कंडीशन को क्रिटिकल बताया है। कुछ जांचें अमेरिका भी भेजी गई हैं। यह भी बताया गया है कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी वैसे वैसे उसका शरीर और ज्यादा कमजोर होता जाएगा। RTI के जरिए निकाले गए रिकॉर्ड्स के मुताबिक पिता मोनू का कहना है कि कुलदीप सक्सेना के पास डर्मेटोलॉजिस्ट से जुड़ा कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है। वो अपनी पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड क्लिनिक पर ही प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर सिंधे की छावनी कुलदीप सक्सेना है, पता वहाँ पर बैठता है, मगर अभी तक कोई क्लिनिक पर कार्रवाई नहीं की। लगातार अभी क्लिनिक चल रहा है और हमेशा इलाज कर रहा है कंटिन्यू। जांच की तो मगर डॉक्टर को निकला डिप्लोमा ही नहीं है उसके पास स्किन का, और पत्नी का रजिस्ट्रेशन खुद स्वयं बैठ रहा है उस पर, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। क्या हो रहा है? दवा में कार्रवाई नहीं हो रही, CMH पर दवा बनना है बच्चे की। अभी आप देखिए दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है, उसकी सारी फाइलें अमेरिका गई है। डॉक्टर ने बोला उसको ऑपरेशन होगा और बाल का तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया, क्योंकि दवाइयाँ दी हैं उस साइड पर हुआ है। जीवन को लेकर खतरा तो पहले से बता चुका और अभी भी खतरा है। दवाओं के साइड इफेक्ट से बच्चे का जीवन आज खतरे में है। ग्वालियर CMHO से लेकर स्वास्थ्य मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री, डिप्टी CM, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष जीतू पटवारी सहित स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों को शिकायती आवेदन देते हुए कार्रवाई की मांग की जा चुकी है, लेकिन हर बार जांच वाले आश्वासन से पिता पुत्र परेशान हैं और अब आत्मदाह की चेतावनी दे रहे हैं। जावेद खान, INS 24/7, ग्वालियर। कोंडागांव जिले के ग्राम कोकोड़ी में स्थित मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के खिलाफ ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं।
सैकड़ों महिला और पुरुष प्लांट के बाहर धरने पर बैठे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। स्थिति को देखते हुए पुलिस का भारी बल तैनात किया गया। आसपास के जिलों से भी अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रदर्शन की शुरुआत गुरुवार देर रात उस समय हुई जब गांव के पारा टेंगना पखना में शादी समारोह चल रहा था। ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट से आ रही तेज बदबू और मक्खियों की भरमार के कारण लोगों को काफी परेशानी हुई। गुस्साए ग्रामीण खाना छोड़कर प्लांट पहुंच गए और वहां हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान प्लांट परिसर में खड़ी कार, ट्रैक्टर और अन्य वाहनों में तोड़फोड़ की गई। बताया जा रहा है कि इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गांव के सरपंच मनसुख नेताम ने आरोप लगाया है कि प्लांट से निकलने वाला धुआं, गंदा पानी और कचरा आसपास के खेतों में फैल रहा है। इससे फसलें खराब हो रही हैं और किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे पहले भी कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जब तक कलेक्टर खुद मौके पर आकर बात नहीं करेंगे और प्लांट बंद करने का लिखित आश्वासन नहीं देंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सूचना मिलने पर एसपी और एसडीएम सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश की। प्रशासन ने प्लांट बंद करने के आदेश की बात कही है। भोपाल के कुटुंब न्यायालय में हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने 90 के दशक की ब्लॉकबस्टर फिल्म जुदाई की यादें ताजा कर दी। भोपाल के एक परिवार में शांति बहाली के लिए रिश्तों का बकायदा वित्तीय समझौता किया गया। एक महिला ने गृहस्थी में जहर घोल रही प्रेमिका से 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति और कैश ली और पति को हमेशा के लिए उसके नाम कर दिया। यह मामला केंद्रीय सरकारी विभाग का है। यहां तैनात एक 42 वर्षीय अधिकारी का प्रेम प्रसंग अपनी 54 वर्षीय सहकर्मी के साथ शुरू हुआ। प्रेम के परवान चढ़ते ही अधिकारी ने अपने घर, पत्नी और 2 मासूम बेटियों की अनदेखी शुरू कर दी। घर में आए दिन होने वाले विवादों ने वातावरण को बोझिल बना दिया था। परेशान बड़ी बेटी मामले को कुटुंब न्यायालय तक ले गई। काउंसलिंग में पति ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि वह अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं है। जब रिश्ता जुड़ना नामुमकिन है तो पत्नी ने एक व्यवहारिक रास्ता चुना। उसने मांग रखी कि बेटियों के भविष्य और गुजर बसर के लिए उसे एक डुप्लेक्स मकान और 27 लाख रुपए नगद दिए जाएं। प्रेमिका ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये शर्त मान ली। प्रेमिका का तर्क था कि वह अपने साथी के परिवार को बेसहारा नहीं देखना चाहती, इसलिए वह अपने जीवन भर की जमा पूंजी इस सौदे में लगाने को तैयार है। बीजापुर में सुरक्षा बल ने नक्सल अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई की। सुरक्षा बलों ने ताड़पाला हिल्स एरिया में सघन तलाशी अभियान चलाया, जहां से भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद हुई। जवानों को 13 डेटोनेटर, 11 किलोग्राम गन पाउडर, प्लास्टिक और स्टील ड्रम, माओवादी वर्दी, जूते, कैप, सोलर प्लेट सहित अन्य सामान बरामद हुआ। इसके अलावा 13 बियर बोतल में प्रेशर स्विच सिस्टम से लगाए गए आईईडी और एक डायरेक्शन आईईडी बरामद किया गया। अभियान के दौरान माओवादी स्मारक भी ध्वस्त किया गया। राजनांदगांव जिले में पुलिस ने एक संगठित अवैध हथियार गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 2 देशी कट्टे और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। आरोपी लोगों को पिस्टल और कट्टे दिखाकर धमकाते थे। पुलिस के अनुसार चौकी चिखली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने 12 फरवरी को शंकरपुर क्षेत्र में दबिश दी थी, जहां से मुख्य आरोपी चार्ली सहित अन्य को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने हथियारों की खरीदारी
और उनके वितरण के बारे में खुलासा किया। इस कार्रवाई में उनके द्वारा 7 आरोपियों को 2 पिस्टल, 2 कट्टा, 1 कारतूस के साथ अरेस्ट किया गया है और इसमें 3 जिलों के आरोपी जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं, दुर्ग के, धमतरी के और राजनांदगांव के। जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ पूर्व में काफी गंभीर प्रकरण दर्ज हैं, जैसे 302 के, 307 के, 354 के, अन्य काफी सारे आपराधिक मामले उनके विरुद्ध दर्ज हैं। साथ ही अनगिनत प्रिवेंटिव एक्शंस 151 सीआरपीसी की कार्रवाई उनके द्वारा कारित की गई। मध्य प्रदेश में जारी माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान साइबर ठग नए तरीकों से बच्चों को निशाना बना रहे हैं। इसे देखते हुए इंदौर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी बोर्ड पेपर बनाकर छात्रों को ठगे जाने की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस सक्रिय है। ठग पेपर लीक होने का मैसेज वायरल कर असली पेपर देने का झांसा दे रहे हैं। इसके बदले बच्चों से हजारों रुपए ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। कई छात्रों ने बताया कि पैसे देने के बाद भी उन्हें पेपर नहीं मिला, जिसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस में एडवाइजरी जारी कर पालकों और छात्रों से कहा है कि बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र गोपनीय रखे जाते हैं। छात्रों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर मिलने वाले किसी भी पेपर पर भरोसा न करें और साइबर हेल्पलाइन 1930 पर जानकारी दें। ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की फेक न्यूज़ चलते हैं, इन पर ट्रस्ट ना करें और जो आपने मेहनत की है उसी पर ध्यान देते हुए, फोकस करते हुए अपने एग्जाम्स दें, क्योंकि ये सब साइबर स्कैमर होते हैं। कहीं भी पेपर लीक या आउट नहीं होता है। ये सिर्फ आपसे पैसा हटने के लिए या फिर आपके जो मोबाइल की जो डाटा है, जो मीडिया गैलरी का डाटा है, या फिर आपके मोबाइल डाटा को कंप्रोमाइज करने के लिए, आपको ब्लैकमेल करने के लिए ये इस तरह का ये करते हैं। अतः इन स्कैमर्स की बातों में ना है। इस संबंध में इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा इसमें एडवाइजरी भी, फ्लेयर्स और एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। बुरहानपुर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस की कोशिशों से नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिली है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने बुरहानपुर और शाहपुर के लिए 90 लाख रुपए की विशेष वित्तीय स्वीकृति जारी की है। विधायक चिटनिस ने बताया कि सड़कों की मरम्मत और सुधार के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। वहीं शाहपुर नगर परिषद में अधोसंरचना विकास के लिए 40 लाख की राशि मंजूर की गई है। इस स्वीकृति से शहर की जर्जर सड़कों की मरम्मत होगी, यातायात सुविधा में सुधार आएगा और जल निकासी व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यशस्वी मुख्यमंत्री महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व भी बुरहानपुर पहुंच रहे हैं। 696 करोड़ 37 लाख के वे लोकार्पण भूमि पूजन करेंगे और जब मुख्यमंत्री बुरहानपुर आएंगे और महाशिवरात्रि के एक दिन पहले ही आएंगे तो खाली हाथ थोड़े ही आएंगे। बुरहानपुर को बहुत कुछ देके भी जाएंगे, बहुत सी घोषणाएं करेंगे। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए Anas 24/7। नमस्कार।